जब चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी, तब बेटे की आंखों में आंसू नहीं, हिसाब चल रहा था। लोग कहते हैं माँ की जाने के बाद घर सूना हो जाता है, लेकिन हरि नारायण त्रिपाठी के लिए घर नहीं, उनका अपना बेटा पराया हो गया था। वाराणसी के बाहरी हिस्से में बना वो पुराना, सादा लेकिन सुकून भरा मकान आज अजीब सी खामोशी ओढ़े था। जिस आंगन में कभी उनकी पत्नी कमला तुलसी के पौधे को पानी देते हुए गुनगुनाया करती थीं, वहां आज राख की गंध तैर रही थी। कमला के जाने के बाद हरि नारायण जैसे भीतर से टूट गए थे। 65 साल का शरीर अचानक 80 का लगने लगा था। आंखें धंस गई थीं, चाल में लड़खड़ाहट आ गई थी और सबसे ज्यादा दिल में एक खालीपन घर कर गया था। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उनका एक लौता बेटा अमित और बहू स्मिता पुणे से आए थे। 2 बच्चे भी साथ थे, लेकिन बच्चों को दादी की मौत से ज्यादा होटल के खाने और नए शहर की उत्सुकता थी। 13वीं की रस्में जैसे तैसे निपटी और उसी रात अमित के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखने लगी। पापा, अब हमें लौटना होगा, अमित ने अगली सुबह कहा। बच्चों का स्कूल है, बैंक में ऑडिट चल रहा है, छुट्टी ज्यादा नहीं मिल पाएगी। फिर थोड़ी देर रुककर बोला, आप चाहें तो हमारे साथ पुणे चलिए, वहां रहेंगे तो अकेलापन भी नहीं लगेगा। स्मिता ने भी औपचारिक मुस्कान के साथ सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। पुणे में उनका 2 बेडरूम का फ्लैट था, कसकर बना हुआ, जिसमें पहले ही जगह कम पड़ती थी। ससुर को साथ रखना, ये विचार उसे भीतर ही भीतर घबरा रहा था। हरि नारायण ने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये सुनते ही अमित और स्मिता दोनों के चेहरे पर अनकहा सुकून उतर आया, लेकिन अगले ही पल स्मिता ने चिंता जताई, पर पापा, आप बीमार रहते हैं, अकेले कैसे रहेंगे? अमित कुछ सोच में पड़ गया। तभी उसके जहन में बरसों पुरानी एक तस्वीर उभरी, उसकी मामी सरोज की। पति की मौत के बाद जिनके ससुराल वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया था। मायके में भी कोई सहारा नहीं मिला। सरोज और उनकी बेटी काव्या ने जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके जिंदगी काटी थी। उसी दिन अमित ने फोन घुमाया। 2 दिन बाद सरोज अपनी बेटी के साथ वाराणसी में खड़ी थी। दुबली पतली देह, थकी आंखें, लेकिन चेहरे पर नौकरी मिलने की उम्मीद की चमक। मैं कमला दीदी को अपनी बड़ी बहन मानती थी, सरोज ने नम आंखों से कहा। इस घर को अपना समझूंगी और जीजा जी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। स्मिता ने व्यावहारिक स्वर में पूछा, आप तनख्वाह कितनी लेंगी? सरोज सकुचा गई। बहन जी, हमें रहने खाने की जगह मिल जाए वही बहुत है, जो आप ठीक समझें दे दीजिएगा। बात जितने कम में तय हो उतना अच्छा, स्मिता यही चाहती थी। अमित को भी संतोष था, वो अपने फर्ज को किसी और के कंधों पर रखकर हल्का हो रहा था। और हरि नारायण, वे ये नहीं समझ पाए कि उनके जीवन में जो सहारा आया है वो उनके बेटे की ममता नहीं, उसकी सुविधा का परिणाम है। अमित और स्मिता के पुणे लौटने की तैयारी शुरू हो चुकी थी, लेकिन स्मिता का मन बार बार उसी कमरे की ओर खिंच रहा था जहां कमला जी की लकड़ी की पुरानी अलमारी रखी थी। वो अलमारी जिसमें सालों की गृहस्थी, गहनों की चमक और एक औरत की पूरी जिंदगी बंद थी। स्मिता जब भी उस कमरे के सामने से गुजरती, उसकी निगाहें अपने आप दरवाजे पर टिक जाती, मानो भीतर रखी चीजें उसे बुला रही हों। अमित, उसने धीमे स्वर में कहा, मम्मी की अलमारी में बहुत कीमती साड़ियां और जेवर हैं, बैंक लॉकर में भी तो उनके गहने रखे होंगे। अमित चौंक गया। अचानक ये सब क्यों? सोचो जला, स्मिता ने होंठ भींचते हुए कहा। पापा अब अकेले हैं, घर में बाहर की औरत रहने वाली है, कोई भरोसा नहीं, चाबियां हमें ले लेनी चाहिए। अमित ने चारों ओर देखा, जैसे कहीं पिता न सुन ले, फिर बोला, पापा इतनी आसानी से चाबी नहीं देंगे, और वैसे भी सब तो हमारा ही है। लेकिन स्मिता का लालच तर्क नहीं मानता था। आज नहीं तो कल, पर मुझे अपने हक की चीजों पर नजर रखनी है, मैं किसी और को मम्मी के गहने पहनते नहीं देख सकती। अमित मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान बेटे की नहीं, हिसाब लगाने वाले वारिस की थी। धैर्य रखो, उसने कहा, पापा ज्यादा दिन के मेहमान नहीं, सब अपने आप हमारे पास आ जाएगा। हरि नारायण बाहर बरामदे में बैठे ये सब नहीं सुन रहे थे, लेकिन शायद दिल को भनक लग चुकी थी। जाते समय उन्होंने बस इतना कहा,
बीच बीच में आते रहना। पुणे पहुंचकर भी अमित और स्मिता की बातचीत का केंद्र कोई और नहीं, वही घर, वही अलमारी, वही बैंक लॉकर था। अगर वो मकान बेचते हैं तो यहाँ ऊपर एक शानदार फ्लैट बन सकता है, बच्चों के नाम भी कुछ फिक्स हो जाएगा। स्मिता ने हामी भरी। उसे पिता की जिंदगी से ज्यादा उनके मरने के बाद की योजना स्पष्ट दिख रही थी। यही बेचैनी उन्हें 1.5 महीने में दोबारा वाराणसी खींच लाई। इस बार जब वे पहुंचे तो घर को पहचानना मुश्किल था। आंगन साफ, पौधे हरे भरे, नए गमले लगे थे। दरवाजा खुला तो सामने सरोज खड़ी थी, साफ साड़ी, माथे पर बिंदी, चेहरे पर सुकून। आइए भैया, अंदर आइए, उसने मुस्कुराकर कहा। स्मिता ने अंदर कदम रखते ही चारों ओर निगाह दौड़ा दी। अलमारी, कमरे, पर्दे, सब व्यवस्थित। सरोज की बेटी काव्या चाय लेकर आई। नाना जी सो रहे हैं, उसने कहा। और जब हरिनारायण कमरे से बाहर आए तो अमित स्मिता की आंखें फैल गईं। वे पहले से ज्यादा स्वस्थ, सीधे और शांत दिख रहे थे। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, वो मुस्कान जो पत्नी के जाने के बाद कभी नहीं दिखी थी। सरोज ने सब संभाल लिया है, काव्या को यहीं कॉलेज में डाल दिया है, शाम को उसे पढ़ाता हूँ, स्मिता ने फुसफुसाकर कहा। तुम्हारी मामी तो यहाँ रानी बन गई है। अमित के चेहरे पर खिंचाव आ गया। उसे पहली बार डर लगा, कहीं ये औरत सिर्फ काम वाली नहीं, घर की मालकिन बनने की ओर तो नहीं बढ़ रही। और उसी पल स्मिता की निगाह फिर उसी अलमारी पर टिक गई, मानो उसके भीतर बंद गहने उसे चिढ़ा रहे हों। उस रात अमित और स्मिता ठीक से सो नहीं पाए। बाहर कमरे में हरिनारायण चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन बेटे बहू के दिमाग में नींद नहीं, अलमारी की चाबियां घूम रही थीं। स्मिता बार बार करवट बदलते हुए सोच रही थी कि जिस औरत ने कभी उस घर की रसोई तक में दखल नहीं दिया, आज वही औरत कमला जी की साड़ियों में लिपटी घूम रही है, गले में सोने की हल्की सी चेन झिलमिला रही है। ये दृश्य उसके सीने में जलन बनकर धधक रहा था। सुबह उठते ही स्मिता ने देखा सरोज आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी। उसकी कलाई में चूड़ियां खनक रही थीं। स्मिता का चेहरा तमतमा उठा। वो सीधे अमित के पास पहुंची। देखा तुमने? उसने धीमे लेकिन जहरीले स्वर में कहा। मम्मी की साड़ी और गले में सोने की चेन। अमित ने माथा सिकोड़ लिया। इतनी जल्दी? यही तो मैं कह रही हूं, स्मिता लगभग फुसफुसाई। आज चेन है, कल अलमारी, परसों बैंक लॉकर। अमित चुप रहा, लेकिन उसके भीतर भी बेचैनी रेंगने लगी। उसे याद आया कमला जी के पास कितने गहने थे, कितनी साड़ियां और बैंक में जमा रकम। वो सब उसकी नजर में कब से उसका हो चुका था। नाश्ते की मेज पर हरिनारायण खुश थे। उन्होंने काव्या के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहुत तेज है ये लड़की, मेरी वजह से इसकी पढ़ाई न रुके, यही चाहता हूँ। ये सुनकर स्मिता से रहा नहीं गया। पापा, उसने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, आप इतने उदार क्यों हो रहे हैं? ये सब मतलब पढ़ाई लिखाई खर्च आखिर कब तक? हरिनारायण ने शांत स्वर में कहा, जब तक जिंदा हूं तब तक। अमित को ये जवाब चुभ गया। उसने विषय बदलते हुए कहा, पापा, वैसे कमला की अलमारी और लॉकर की चाबियां आप उन्हें सुरक्षित जगह रख दीजिए, अब घर में बाहर के लोग भी हैं। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। हरिनारायण ने बेटे की ओर देखा, ऐसी नजर से जैसे पहली बार उसे पहचान रहे हों। बाहर के लोग? उन्होंने धीरे से दोहराया। हाँ, मेरा मतलब, अमित हकलाया, सिर्फ एहतियात। हरिनारायण का स्वर कठोर हो गया। कमला की चीजें मेरी जिम्मेदारी हैं, जब देने का समय आएगा मैं खुद तय करूंगा। स्मिता का धैर्य टूट गया। लेकिन पापा, मैं उनकी बहू हूं, उसने तीखे स्वर में कहा। उन गहनों पर मेरा भी हक है। ये सुनते ही हरिनारायण का चेहरा उतर गया। हक? उन्होंने ठंडी हंसी के साथ कहा, मौत का इंतजार करने से हक नहीं मिलता बेटी। अमित को लगा जैसे किसी ने उसकी पोल खोल दी हो। उसने कुर्सी पीछे सरकाई और झुंझलाकर बोला, पापा, आप समझ क्यों नहीं रहे? हम आपके भले के लिए कह रहे हैं। मेरा भला तब होता, हरिनारायण ने भारी आवाज में कहा, जब मेरी पत्नी जिंदा थी तब तुम ज्यादा आते। ये वाक्य तीर की तरह लगा। स्मिता की आंखों में नफरत उतर आई। उसे साफ दिखने लगा, ये घर, ये अलमारी, ये सब अब उनके हाथ से फिसल रहा है। और उसी पल उसके मन में एक डर जन्म चुका था।
अगर देर हो गई तो कहीं सब कुछ सरोज का ना हो जाए। उस दिन के बाद स्मिता के मन में शांति नाम की कोई चीज नहीं बची थी। हर बार जब वो सरोज को हरिनारायण के पास बैठा देखती तो उसके भीतर कुछ टूटता और कुछ और जहरीलापन अपने लगता। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि कोई औरत बिना स्वार्थ के किसी बूढ़े आदमी की सेवा कर सकती है। उसके हिसाब से हर मुस्कान के पीछे कोई चाल थी और हर सेवा के पीछे कोई सौदा। रात को कमरे में अमित से उसने फुसफुसाकर कहा, तुम्हें नहीं लगता पापा कुछ ज्यादा ही सरोज पर भरोसा करने लगे हैं? अमित ने करवट बदलते हुए कहा, वो उनकी सेवा करती है तो करेंगे ही। सेवा? स्मिता की आवाज में कटाक्ष था, या कुछ और? अमित चुप हो गया। ये चुप्पी ही स्मिता को और हिम्मत दे गई। आज देखा था ना, वो जहर घोलते हुए बोली, मम्मी की साड़ी पहन रखी थी और गले में वो सोने की चेन, बिना इजाजत कोई कैसे पहन सकता है? अमित के मन में भी एक कांटा चुभ गया। उसे याद आया, पिता अब पहले जैसे उदास नहीं रहते थे। सरोज से हंसकर बातें करते थे, काव्या के साथ बैठकर पढ़ाते थे। ये सब उसे अकरने लगा था। शायद तुम ठीक कह रही हो, उसने धीमे स्वर में कहा, पर हम सीधे आरोप नहीं लगा सकते। स्मिता के चेहरे पर कुटिल मुस्कान फैल गई। आरोप नहीं, बस सवाल। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर स्मिता ने यूं ही कहा, पापा आजकल आप बड़े खुश रहते हैं। हरिनारायण ने सादगी से जवाब दिया, हाँ, अब मन थोड़ा हल्का रहता है। स्मिता ने घूरे बिना नहीं छोड़ा, इतना हल्का कि मम्मी के जाने का दुख भी कम लगता है। हरिनारायण का चेहरा सख्त हो गया। क्या कहना चाहती हो? कुछ नहीं, स्मिता ने झूठी मासूमियत से कहा, बस लोग बातें करते हैं कि घर में जवान औरत हो तो। उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया, लेकिन जहर पूरा घोल दिया। हरिनारायण समझ गए, उनकी आवाज कांप गई। तुम्हारी सोच इतनी गिरी हुई है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अमित बीच में बोला, पापा स्मिता बस आपकी चिंता कर रही है, समाज क्या कहेगा ये भी तो सोचना पड़ता है। अब हरिनारायण का धैर्य टूट गया। समाज या तुम्हारी जायदाद? कमरे में सन्नाटा छा गया। सरोज रसोई से सब सुन रही थी। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन वो बाहर नहीं आई। उसे मालूम था अगर वो कुछ बोलेगी तो उसी पर उंगली उठेगी। रात को हरिनारायण देर तक सो नहीं पाए। उन्हें बेटे का चेहरा याद आ रहा था, वही बेटा जिसे उन्होंने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। आज वही बेटा उन्हें चरित्रहीन साबित करने पर तुला था। अगली सुबह अमित ने आखिरी कोशिश की। उसने सपाट स्वर में कहा, पापा अगर आप हमारे साथ पुणे चले तो ये सब बातें ही खत्म हो जाएंगी। हरिनारायण ने आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं भाग कर नहीं जाऊंगा और ना ही किसी के डर से अपना घर छोड़ूंगा। स्मिता को लगा अब देर हो रही है। पिता मजबूत होते जा रहे हैं और सरोज की पकड़ इस घर पर गहरी होती जा रही है। उसने मन ही मन तय कर लिया, अगर प्यार और सेवा से काम नहीं बना तो बदनामी से बनाया जाएगा। उस दिन घर का माहौल अजीब तरह से भारी था, जैसे दीवारें भी आने वाले तूफान को भांप चुकी थीं। स्मिता सुबह से ही तनी हुई थी। उसकी निगाहें बार बार सरोज पर टिक जाती, कभी उसकी साड़ी पर, कभी उसकी कलाई की चूड़ियों पर और कभी उस आत्मविश्वास पर जो अब उसके चेहरे से झलकने लगा था। अमित भी भीतर ही भीतर उबल रहा था। उसे लग रहा था कि ये घर जो उसका जन्म सिद्ध अधिकार था, धीरे धीरे उसके हाथों से निकलता जा रहा है। दोपहर के खाने के बाद अमित ने आखिरकार बात छेड़ ही दी। उसने जानबूझकर सरोज की मौजूदगी में कहा, पापा हमें आपसे जरूरी बात करनी है। हरिनारायण ने चश्मा उतारते हुए कहा, कहो। अमित ने हिम्मत जुटाकर कहा, आप यहाँ कब तक इस तरह दूसरों के सहारे रहेंगे? आज नहीं तो कल आपको हमारे साथ पुणे आना ही पड़ेगा। सरोज ने सिर झुका लिया। हरिनारायण की भौहें तन गईं। मैं किसी के सहारे नहीं हूँ। सरोज यहाँ काम करती है, मैं उसे मेहनताना देता हूँ। स्मिता से रहा नहीं गया। मेहनताना? क्या मेहनताना में गहने और साड़ियां भी शामिल है पापा? ये सुनते ही सरोज सहर गई। हरिनारायण का चेहरा सुर्ख हो गया। संभल कर बोलो स्मिता। मैं संभल गई ही बोल रही हूँ, वो आगे बढ़ी। लोग क्या कहेंगे? एक विधवा औरत, घर में अकेला पुरुष, बातें तो होंगी ही। कमरे में जैसे बिजली गिर गई। हरिनारायण कुछ पल चुप रहे, फिर बेहद शांत लेकिन कठोर स्वर में बोले, आज तुम्हारी जुबान ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। अमित हड़बड़ाया। पापा ऐसा मत कहिए। स्मिता बस क्या? गरजे, मेरी इज्जत का सौदा कर रही है? फिर उन्होंने वो बात कही जिसने अमित और स्मिता दोनों को हिला दिया। तुम्हारी हर चिंता, हर सवाल, हर डर का केंद्र मैं नहीं, मेरी मौत है। स्मिता ने झल्ला कर कहा, अगर ऐसा है तो आप अपनी प्रॉपर्टी का इंतजाम अभी कर दीजिए।
हरिनारायण हंसे, एक कड़वी टूटती हुई हंसी। इतनी जल्दी है? उन्होंने पूछा। कम से कम मेरे मरने का तो इंतजार कर लो। अमित का चेहरा पीला पड़ गया। पापा, आप हमें गलत समझ रहे हैं। नहीं, हरिनारायण ने दृढ़ता से कहा। आज पहली बार सही समझ रहा हूं। उन्होंने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया। मैं इस घर को अपने जीते जी नहीं बेचूंगा, न ही किसी दबाव में कोई चाबी दूंगा। तुम्हें फ्लैट बनवाना है तो अपने दम पर बनवाओ। बैंक में नौकरी करते हो, लोन मिल जाएगा। ये सुनकर स्मिता का चेहरा उतर गया। उसके सारे सपने, जेवर, घर, पैसा एक झटके में बिखरते दिखे। हरिनारायण ने आखिरी वाक्य कहा, और याद रखना, जिस घर में लालच घुस जाए वहां बेटा भी मेहमान बन जाता है। उस रात अमित और स्मिता ने पहली बार महसूस किया, वे पिता का दिल ही नहीं, उनका भरोसा भी खो चुके हैं। उस रात घर में नींद किसी की आंखों में नहीं थी। सरोज अपनी बेटी काव्या को सीने से लगाए चुपचाप रोती रही। उसे लग रहा था कि इस घर में उसकी मौजूदगी किसी अपराध से कम नहीं रह गई है। दूसरी ओर अमित और स्मिता का गुस्सा अपमान में बदल चुका था। जिस तरह हरिनारायण ने उनके सामने अपनी संपत्ति पर हक जताने से इनकार किया था, उसने उनके भीतर छिपे लालच को पूरी तरह उघाड़ दिया था। अगली सुबह स्मिता ने एक आखिरी, सबसे घटिया चाल चलने का फैसला कर लिया। उसने अमित से कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये औरत पापा को पूरी तरह अपने कब्जे में कर लेगी, फिर न घर बचेगा न जेवर। अमित झुंझलाया हुआ था, पर भीतर से डर भी रहा था। तो क्या करें? स्मिता की आंखों में जहर उतर आया। जो बात समाज सबसे जल्दी मान लेता है वही कह दो। दोपहर में जब हरिनारायण अखबार पढ़ रहे थे और सरोज रसोई में थी, अमित ने हिम्मत जुटाकर वो बात कह दी जिसे कोई बेटा अपने बाप से कहने से पहले 100 बार मर जाता है। पापा, उसकी आवाज असहज थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हरिनारायण ने चश्मे के ऊपर से देखा। कौन लोग? यही कि आप और सरोज। अमित ने वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन इशारा साफ था। एक पल को हरिनारायण को लगा उन्होंने गलत सुन लिया है। क्या कहा तुमने? उनकी आवाज कांप गई। स्मिता तुरंत बोल पड़ी, पापा, हमें भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बदनामी हो रही है। इस उम्र में ऐसी बातें। बस। वो वाक्य हरिनारायण के सीने में किसी छुरे की तरह उतर गया। वे कुर्सी से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। आज मुझे अपने बेटे पर शर्म आ रही है, उन्होंने भारी स्वर में कहा। जिस औरत ने तुम्हारे बाप को जीने की वजह दी, उसकी सेवा को तुम गंदे शक में बदल रहे हो। सरोज रसोई से बाहर आ गई। जीजा जी, वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हरिनारायण ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं, उन्होंने कहा। ये लड़ाई तुम्हारी नहीं, मेरी है। फिर वे अमित की ओर मुड़े। आज के बाद तुम मेरे घर में एक पल भी नहीं रहोगे। सुबह होते ही अपने परिवार के साथ यहाँ से चले जाना। अमित का चेहरा स्याह पड़ गया। पापा, अब मैं तुम्हारा पापा नहीं, हरिनारायण ने ठंडे स्वर में कहा। ऐसे बेटे से निसंतान होना बेहतर है। स्मिता हक्की बक्की रह गई। उसे पहली बार एहसास हुआ उसका लालच बहुत महंगा पड़ गया है। अगली सुबह अमित, स्मिता और बच्चे चुपचाप घर से निकल गए। कोई विदाई नहीं, कोई आशीर्वाद नहीं। हरिनारायण बरामदे में खड़े रहे, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उनके भीतर कुछ टूट चुका था, शायद हमेशा के लिए। इसके बाद 1 साल तक अमित ने पलटकर वाराणसी की ओर नहीं देखा। बीच बीच में सरोज ही फोन करके हरिनारायण की खबर देती रही, और हर फोन कॉल के साथ अमित के भीतर ये डर बढ़ता गया कि कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई। समय किसी का इंतजार नहीं करता। अमित के लिए वाराणसी अब सिर्फ एक शहर रह गया था, जहां उसकी जायदाद थी, यादें नहीं। पूरे 1 साल में उसने न पिता को देखने की जरूरत समझी, न ये जानने की कोशिश की कि वे कैसे हैं। अगर कभी हालचाल की सूचना मिलती भी थी तो वो सरोज की फोन कॉल के जरिए, और हर बार अमित बस औपचारिक 2 शब्द बोलकर फोन काट देता था। इस 1 साल में हरिनारायण बहुत बदल गए थे। बाहर से वे शांत और संतुलित दिखते थे, लेकिन भीतर कहीं कुछ लगातार टूट रहा था। उम्र, पुरानी बीमारी और भीतर दबा हुआ दुख, तीनों मिलकर शरीर को खोखला कर रहे थे। फिर भी सरोज ने कभी शिकायत नहीं की। दिन रात उनकी सेवा, समय पर दवा, हल्का खाना, सिर और पैरों की मालिश, सब कुछ जैसे उसका धर्म बन गया था। काव्या अब कॉलेज जाने लगी थी, और हरिनारायण उसे पढ़ते देखकर अपने पोते पोतियों की कमी भूल जाते थे। एक शाम बाथरूम से निकलते वक्त हरिनारायण फिसल गए।
गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि सरोज दौड़ती हुई पहुंची। वे दर्द से कर रहे थे। जांच में पता चला कूल्हे की हड्डी टूट चुकी थी। तुरंत बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी और कहा कि उम्र ज्यादा है, जोखिम रहेगा। सरोज ने कांपते हाथों से अमित को फोन किया। भैया, जीजा जी की हालत गंभीर है, आपको आना चाहिए। अमित ने बस इतना कहा, मैं कोशिश करता हूँ। वो अगले दिन आया, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। ऑपरेशन से पहले हरिनारायण को तेज बेहोशी की दवा दी गई थी। अमित पिता से मिल भी नहीं पाया। उसे अफसोस कम और बेचैनी ज्यादा थी, कहीं कुछ कागजी काम छूट ना जाए। अस्पताल में अमित का एक पुराना दोस्त मिला, विवेक, जो वकील था। उसने हरिनारायण के कागजात, प्रॉपर्टी टैक्स और बैंक से जुड़े कामों में मदद शुरू कर दी। अमित को तसल्ली हो गई, कम से कम हिसाब किताब अपने आदमी के हाथ में था। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन हरिनारायण फिर कभी पूरी तरह उठ नहीं पाए। वे बिस्तर से बंध गए। शरीर साथ छोड़ने लगा था, लेकिन दिमाग अब भी साफ था। उन्होंने सब देख लिया था, बेटे की बेरुखी, बहू का लालच और सरोज की निस्वार्थ सेवा। इन्हीं दिनों उन्होंने विवेक को बुलाया। धीमी आवाज में कहा, मैं अपनी जिंदगी का आखिरी फैसला करना चाहता हूँ। विवेक समझ गया, ये सिर्फ कागजी काम नहीं था, ये एक टूटे हुए पिता का न्याय था। सरोज को इसकी भनक तक नहीं लगी। वो तो बस सेवा में लगी रही, बिना किसी उम्मीद, बिना किसी लालच। उधर अमित को फोन गया कि पिता की हालत नाजुक है। उसने जवाब दिया, अभी बच्चों की परीक्षाएं हैं, अगली बार आऊंगा। और यही अगली बार कभी नहीं आया। एक सुबह सरोज ने कांपती आवाज में फोन किया, भैया, जीजाजी नहीं रहे। अमित ने फोन बंद किया। उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे, बस एक अजीब सा सुकून था। अब सब कुछ उसका होने वाला था। खबर मिलते ही अमित, स्मिता और बच्चे अगले ही दिन वाराणसी पहुंच गए। घर के बाहर भीड़ लगी थी। पड़ोसी, रिश्तेदार, जान पहचान वाले सब हरिनारायण की सादगी और सरोज की सेवा की बातें कर रहे थे। लेकिन अमित का मन कहीं और था। उसकी निगाहें लोगों के चेहरों पर नहीं, घर की दीवारों पर थीं, जैसे हर ईंट से उसका नाम लिखा हो। पिता का पार्थिव शरीर बरामदे में रखा था, सफेद चादर, शांत चेहरा। अमित ने देखा, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले। स्मिता ने कोहनी मारकर कहा, लोग देख रहे हैं। तब कहीं जाकर उसने बनावटी सिसकी भर दी। सरोज एक कोने में बैठी थी, बिल्कुल चुप। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन रोने की आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो जानती थी, अब उसका कोई नहीं। जिस आदमी को उसने अपने भाई से बढ़कर माना था, आज वो दुनिया छोड़ गया था। और जिस बेटे की जगह उसने सेवा की, वही आज उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। मुखाग्नि अमित ने दी। आग उठी, लकड़ियां चटकने लगीं, और उसी आग के साथ अमित के भीतर बैठा वारिस जाग उठा। अब मैं घर का मुखिया हूं, वो मन ही मन सोच रहा था। अब कोई रोकने वाला नहीं, न डांट न आदेश। अंतिम संस्कार के बाद लोग बैठकर शोक व्यक्त कर रहे थे। कोई हरिनारायण के अच्छे काम गिना रहा था, कोई सरोज की प्रशंसा कर रहा था। ऐसी सेवा तो सगा बेटा भी नहीं करता। ये सुनकर अमित का चेहरा तमतमा उठा। उसने पहली बार सरोज को घूर कर देखा, नफरत से। धीरे से, जहर भरे स्वर में उसने कहा, 13वीं के बाद तुम माँ बेटी यहां नहीं दिखनी चाहिए। सरोज सिहर गई। पिता की मृत देह अभी घर में थी और उसी घर से उसे निकाल दिया गया। विवेक कुछ बोलने आगे बढ़ा, अमित ने आंखों के इशारे से रोक दिया। अभी कोई तमाशा नहीं, उसने कहा, सब कुछ रस्मों के बाद। लेकिन भीतर ही भीतर वो योजनाएं बनाने लगा। घर लॉक करवा दूंगा, लॉकर से गहने निकलवा लूंगा, बैंक का पैसा अपने खाते में ट्रांसफर, फिर देखता हूं कौन रोकता है। स्मिता के चेहरे पर संतोष फैल गया। उसे अब माँ की अलमारी दिखाई देने लगी, खुली हुई, खाली होती हुई। रात को अमित शोक सभा में बैठा था, लेकिन उसका मन हिसाब लगा रहा था। घर, जमीन, बैंक बैलेंस, जेवर, हर चीज पर उसने मन ही मन मुहर लगा दी थी, मेरा। सरोज वहीं फर्श पर बैठी रही। उसे बस एक डर था, कल सुबह क्या होगा। और उधर अमित को लग रहा था, आज उसकी ताजपोशी हो चुकी है। अगली सुबह अमित पूरे अधिकार भाव के साथ उठा।
चेहरे पर शोक का लेश नहीं था, बस जल्दी थी, जैसे कोई बड़ा सौदा निपटाना हो। उसने सबसे पहले घर के कागजों की अलमारी खुलवाई। स्मिता पास ही खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो हर दराज को ऐसे देख रही थी जैसे भीतर से सोना निकल आएगा। 13वीं से पहले सब निपटा लेते हैं, फिर हमें लौटना भी है, स्मिता ने कहा। तुरंत अमित को बुलाया। पापा की प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा निकालो और आज ही बैंक जाकर लॉकर खुलवाना है। विवेक का चेहरा सख्त हो गया। अमित, जरा रुको, उसने गंभीर स्वर में कहा। एक जरूरी बात है। बात बाद में, अमित ने झुंझलाकर कहा। पहले काम। विवेक ने गहरी सांस ली। तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि उनकी वसीयत 13वीं के दिन पढ़ी जाए। स्मिता बीच में कूद पड़ी। 13वीं तक क्यों? क्योंकि ये उनकी आखिरी इच्छा थी, विवेक ने शांत स्वर में कहा। अमित का धैर्य जवाब दे गया। अब भला कौन रोक सकता है मुझे, उसने अकड़ कर कहा। तुम्हारे पिताजी। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर विवेक बोला, हर शब्द जैसे हथौड़ा बनकर गिर रहा था। ये घर तुम्हारे पिताजी ने सरोज के नाम कर दिया है। स्मिता के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। ये मजाक है। नहीं, विवेक बोला। बैंक में जमा रकम का 50% उन्होंने एक अनाथ आश्रम को दे दिया है, बाकी 50% तुम्हारे बच्चों के नाम है, जो उन्हें बालिग होने पर मिलेगा। अमित के चेहरे का रंग उड़ गया। और जेवर? स्मिता ने कांपती आवाज में पूछा। अलमारी और लॉकर के सारे गहने तुम्हारी पत्नी को दिए गए हैं, विवेक ने कहा, क्योंकि तुम्हारी माँ यही चाहती थी। अमित की टांगें जवाब दे गईं। उसे लगा जमीन खिसक रही है। विवेक ने आखिरी वार किया। तुमने अपने पिता पर चरित्रहीनता का आरोप लगाया था। उसी दिन उन्होंने ये फैसला किया। उन्होंने कहा, जिस बेटे को मेरे जीते जी सब चाहिए, उसे मेरी मौत के बाद भी सब नहीं मिलेगा। अमित की आंखों में पहली बार आंसू आए, लेकिन पिता के लिए नहीं, अपने टूटे सपनों के लिए। विवेक ने उठते हुए कहा, स्त्री और पुरुष का रिश्ता सिर्फ लालच का नहीं होता अमित, कभी सेवा भी होती है। वो चला गया। अमित वहीं बैठा रह गया, खाली हाथ, खाली मन। सामने सरोज फर्श पर बैठी सिसक रही थी, और अब अमित में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उसकी ओर नजर उठा सके। 13वीं का दिन आया। घर में भीड़ थी, लेकिन अमित के भीतर सन्नाटा। जो घर वो अपना समझ रहा था, वही आज पराया लग रहा था। दीवारें, आंगन, बरामदा, सब कुछ सामने था, पर अब कुछ भी उसका नहीं था। लोग हरिनारायण की तस्वीर के सामने दीप जला रहे थे। कोई कह रहा था, ऐसा इंसान बिरले होते हैं। कोई जोड़ रहा था, और सरोज जैसी औरत भी। अमित सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखों में शर्म थी, लेकिन बहुत देर से आई। 13वीं के बाद विवेक ने सबके सामने वसीयत पढ़ी। सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले बताया गया था। किसी ने सवाल नहीं किया, क्योंकि हर किसी ने अमित का व्यवहार देखा था। सरोज को घर की चाबी दी गई। हाथ कांप रहे थे। वो बोली नहीं, बस हरिनारायण की तस्वीर को देखती रही। स्मिता से अब रहा नहीं गया। तो हम क्या लेकर जाएंगे? उसकी आवाज में घबराहट थी। विवेक ने शांत स्वर में कहा, जो रिश्ते बचा पाए हूं, वही सबसे बड़ी पूंजी होती है। ये सुनते ही अमित का बांध टूट गया। वो पहली बार सरोज के पैरों में बैठ गया। माँ, मुझे माफ कर दो। आवाज रोते रोते टूट गई। मैं अंधा हो गया था, पैसे के पीछे सब भूल गया। सरोज ने झुकी नजर से उसे देखा। बहुत देर तक चुप रही, फिर बोली, माफी शब्दों से नहीं, व्यवहार से साबित होती है। उसने अमित को उठाया, लेकिन घर की चाबी वापस नहीं दी। ये घर तुम्हारे पिता की अमानत है। अगर कभी इंसान बनकर आओगे तो दरवाजा खुला मिलेगा। अमित और स्मिता अगले दिन लौट गए। साथ में न जेवर थे, न कागज, सिर्फ शर्म और पछतावा। कई महीनों बाद खबर आई, अमित की नौकरी चली गई। स्मिता से रिश्ते बिगड़ गए। जिस लालच ने उन्हें जोड़ा था, वही उन्हें तोड़ गया। उधर सरोज ने उस घर को आश्रम जैसा बना दिया। बच्चियां पढ़ने आने लगीं। हरिनारायण की तस्वीर के नीचे लिखा गया, रिश्ते लालच से नहीं, त्याग से जिंदा रहते हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
ये हर उस घर की कहानी है जहां माँ बाप को जीते जी बोझ और मरने के बाद संपत्ति समझा जाता है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी आंखें नम कर दी हों, अगर दिल के किसी कोने में कुछ टूट सा गया हो, तो समझ लीजिए ये कहानी झूठी नहीं थी। ऐसी ही दिल को चीर देने वाली माँ बाप और रिश्तों की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि शायद यही लाइक किसी को अपने माँ बाप की कद्र समय रहते सिखा दे। नीचे कमेंट में लिखिए आपने आखिरी बार अपनी माँ से कब बात की थी और ये कहानी आप किस शहर से देख रहे हैं। चैनल नेम पूजा वार्ष्णेय पारिवारिक कहानियाँ।